ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस का हमारा टॉपिक चल रहा है, तो उसी से रिलेटेड ये लॉ है, फैराडेज लॉ। यहाँ पे दो लॉ है फैराडे के, उसमें से फर्स्ट पहले हम डिस्कस करते हैं। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ, इट्स ओके कृष्णा, मैंने मैसेज सबको भेजा था, अगर आप प्रेजेंट है तो कोई बात नहीं। शिवम भी है, दो जने हैं, आप कोई बात नहीं, ठीक है। फैराडेज फर्स्ट लॉ, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, the amount of substance deposited is directly proportional to the quantity of electric charge। देखो हमें पता है इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वो टूट जाता है और वो दोनों इलेक्ट्रोड पे जाके इकट्ठा होने लगता है ना। कल बताया था मैंने कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है और उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं, तो लाइक अगर ये Na प्लस और Cl है, तो इसमें से एक रोड पे Cl और एक पे Na जाता है, कॉमन कॉमन कंडीशन के लिए, ठीक है। तो होगा क्या, उन्होंने कहा कि ये जो Na जा रहा है वो कितना जाएगा, तो उन्होंने एक रिलेशन दिया, दैट द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड, कि जितना सबस्टेंस डिपॉजिटेड होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है। अब हम कहने लगे अगर चार्ज कम है तो जाहिर सी बात है क्लोरीन कम डिपॉजिट होगा, सोडियम भी कम डिपॉजिट होगा। अगर आप चार्ज बढ़ा दें, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिक करंट की क्वांटिटी बढ़ा दें, तो ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट होने लगेगी। अगर गैस रिलीज हो रही है तो करंट बढ़ाने पर ज्यादा गैस रिलीज होने लगेगी, ठीक है। क्लियर हो गया, तो बहुत सिंपल सा है ये। यहाँ से द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि भाई जो सबस्टेंस डिपॉजिट हो रहा है उसकी क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के। अब इसके बेस पे क्या रूल बनेगा, देखो अगर हम माने दैट W इज द मास ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड बाय पासिंग Q कूलम्ब ऑफ करंट, कि W जो है वो तो सबस्टेंस का मास हो गया, जितना कलेक्ट हुआ, जितना इकट्ठा हुआ रोड के ऊपर, वो तो हो गया W, उसका मास। और चार्ज कितना पास किया था, वो है Q। तो अकॉर्डिंग टू लॉ W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, यस और नो। भाई हमने कहा जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चार्ज के, तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q चार्ज। डन, तो यहाँ तक क्लियर है, क्वेश्चन इज यस क्लियर। यस सर। ओके, तो देखो अब कितना आ गया, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q। तो a coulomb is a quantity of charge when 1 ampere of current passing for 1 second। अब हमें पता है कूलम्ब जो होता है वो I मल्टीप्लाई T होता है, तो क्या मैं ये Q की वैल्यू यहाँ पे रख दूं, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I T, यस और नो। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको जाएगा, I मल्टीप्लाई T, एंड W इजिकल क्या हो जाएगा, ZI T। यहाँ पे इज इक्वल करने के लिए इस प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल करने के लिए यहाँ पे Z एक कांस्टेंट रखा गया है। अब ये Z क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे Z क्या है, हमारे पास एक कांस्टेंट है, Z क्या है, कांस्टेंट नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट
इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट। अब ध्यान देना, यहाँ पे जेड एक कांस्टेंट तो है, लेकिन इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और ये हर सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी होती है, यानी प्रत्येक सब्सटेंस के लिए अलग अलग होगा। ये जरूरी नहीं है कि अन्य के लिए जो जेड की वैल्यू आएगी वो सीएल के लिए भी आएगी, नहीं, सबके लिए अलग अलग। ओके, अब देखो व्हेन Q इज 1, अगर हमारे पास जो चार्ज है वो 1 हो जाए, तब W किसके इक्वल हो जाएगा, जेड के। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट बाय पासिंग 1 कूलम ऑफ करंट। यानी कि 1 कूलम चार्ज से जितना सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, कितने कूलम चार्ज से, 1 कूलम चार्ज से जितना सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, वही इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है जेड। डन। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है पूछना, वैसे तो अब सही आ रही है, पहले लैग हो रही थी। चलिए अब चलते हैं फिर सेकंड लॉ पे। ये भी बहुत सिंपल सा है। व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम क्वांटिटी सेम, यानी सेम क्वांटिटी का चार्ज अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में पास करें, भाई हमने यहाँ पे 3 कूलम का चार्ज लिया, और वो हम 3 कूलम के चार्ज एच फॉर्म में भी, CuSO फॉर्म में भी, और AgNO3 या इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसमें पास करें एक साथ, देन तब क्या होता है, देन द masses of different substance deposited at the respective electrode will be in the ratio of their equivalent masses। यानी जितना मास इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा, इकट्ठा होगा, वो रेशो में होगा किसके, उनके इक्विवेलेंट मास के। तो यानी कि यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, पहले और दूसरे बीकर के इक्विवेलेंट में देखो, मास ऑफ हाइड्रोजन डिपॉजिटेड अपॉन मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड will be equal to the ratio of equivalent mass of hydrogen and equivalent mass of copper। यानी जितना मास हाइड्रोजन का कलेक्ट हुआ, जितना मास कॉपर का कलेक्ट हुआ, वो उनके इक्विवेलेंट मास के रेशो में होता है। ठीक, अब आपके पास अगर इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन है, मास ऑफ हाइड्रोजन है, मास ऑफ कॉपर है, तो आप इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर भी निकाल सकते हो। मतलब इन चार में से कोई भी एक चीज निकाल सकते हो आराम से। अगर 3 पता है तो एक चीज आराम से निकल सकते हो। अब इसी तरह से सेकंड एंड थर्ड को देखो, सेकंड एंड थर्ड में क्या है, कॉपर एंड सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड में क्या होता है, हेलो, सेकंड एंड थर्ड में है कॉपर एंड सिल्वर। तो अगर सेकंड और थर्ड को कंपेयर कर दो, तो मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। इसी तरह से फर्स्ट एंड थर्ड में भी कर सकते हो, थर्ड एंड फर्स्ट में। तो मास ऑफ सिल्वर अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हो जाता है। ठीक है, बस इतना सा फराडे का सेकंड लॉ है कि जो मास डिपॉजिट होता है उनका रेशो उनके इक्विवेलेंट मास के रेशो के इक्वल होता है। ठीक, तो इतना तो हो ही गया है। चलते हैं आगे।
अब एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्या पता लगा? बाय एक्सपेरिमेंट इट वाज ऑब्जर्व दैट 96,500 कूलम ऑफ चार्ज will deposit 1 gram equivalent mass of any substance. अब देखो केमिस्ट्री में कुछ चीजें फिक्स है और वो फिक्स चीजें ना हमारी केमिस्ट्री को बहुत अच्छा बना देती हैं, या कहें तो इजी बना देती है ना। जैसे हमें पता है एक मोल में पार्टिकल, पता है कि नहीं? ये हमें पता है और इसी वजह से केमिस्ट्री इजी है। तो इसी तरह से एक कंसेप्ट यहाँ पे भी आ रहा है दैट 96,500 कूलम चार्ज will deposit 1 gram equivalent mass, कितना? 1 gram equivalent mass of any substance. ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे। अब जो क्वांटिटी है 96,500 कूलम, इसका अंदर 1 फराडे, तो 1 फराडे हो गया 96,500 कूलम। अब आ जाओ फर्स्ट रो पे, विच वाज W इज इक्वल Z इनटू Q। ठीक है, तो यहाँ पे Q कितना रखेंगे? आप Q को रख लो 96,500 कूलम, तब आपका W जो होगा, मास डिपॉजिट जो होगा, वो अभी अभी हमने पढ़ा किसके इक्वल हो जाएगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास के। अब अगर आप 1 रखो तब भी W आएगा, या फिर W को आप क्या कह सकते हो? इक्विवेलेंट मास, यानी कि E। तब हमारी जो इक्वेशन चेंज होती है वो हो जाती है E इज इक्वल Z इंटू 96,500 कूलम। अब Z की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाए तो Z की वैल्यू आप निकाल सकते हैं Z इज इक्वल E अपॉन 96,500। तो ये तो आ गया हमारा सिंपल वाला जो लो चल रहा है उससे। अब कंपैरिजन देखो, लाइक हमें पता है कि जो Z है वो हर एक सब्सटेंस के लिए अलग अलग है और इक्विवेलेंट मास भी सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हो, लाइक एक सब्सटेंस के लिए Z1 है और उसका इक्विवेलेंट मास E1 है, और दूसरे सब्सटेंस का जो Z है वो Z2 हो गया और इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा? E2। तो इनकी जो रेशियो होगी वो Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल E1 अपॉन E2। तो ये आ गया हमारा कौन से वाले लॉ से? फैराडे सेकंड लॉ से। इतना क्लियर स्टूडेंट सबको? Yes, sir. ठीक है, अब इसी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो आते हैं। इसमें न्यूमेरिकल्स में क्या चीज पूछी जाती है? ज्यादातर W या फिर Z की वैल्यू मोस्टली। ठीक है, हाँ एक और बात है कि आप Q का फॉर्मूला लगा के I इंटू टी, ये भी दिया जाता है कि Q दिया नहीं जाएगा तो I इंटू टी दिया जाएगा, तो भी आप आराम से Q निकाल के तब भी रख सकते हैं। तो जहां तक हो गया क्लियर। अब चलते हैं आगे। अभी हमने देखा जो W आया है वो हम मास के लिए निकालते हैं, मास, मास ऑफ एनी सब्सटेंस। अब मास किस केस में होता है? मास होता है सॉलिड सब्सटेंस के केस में, लाइक आपका सोडियम हो गया या फिर पोटेशियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन, सिल्वर, कुछ भी हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि ये सब्सटेंस तो बनते बनते हैं, इनके साथ में क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये भी बनते हैं। अब इनके लिए तो हम मास नहीं रख सकते, W नहीं रख सकते, तो इनके लिए होता है वॉल्यूम, क्योंकि गैस को हम किस में कंसिडर करेंगे? वॉल्यूम में। तो अब ये जो फॉर्मूला हमारे पास है W इज इक्वल Z इंटू Q, ये हमें बनाना है गैस के लिए, गैसेस वॉल्यूम। इसलिए यहाँ पे तो आपका टॉपिक है फैराडेज लॉ ऑफ गैसेस इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। तो अब ये तो हमें पता ही है W इज इक्वल Z इंटू Q या फिर Z इंटू I इंटू T। और एक ये भी हमें क्वेश्चन पता है E इज इक्वल
Z into 96,500 प्लस। ओके, अब Z की जगह पे E अपॉन 96,500 रखो, तब आपकी इक्वेशन बन जाती है ये। अब गैसेस प्रोडक्ट के लिए हमें पता है कि वॉल्यूम होता है। अब W जो मास डिपॉजिट होता है उसे हम ये कह सकते हैं वॉल्यूम इवॉल्व, वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व, और VE क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व। तो ये जो इक्वेशन आ जाती है, ये वाली इक्वेशन पर्पल वाली, ये आपकी आ जाती है फॉर गैसेस प्रोडक्ट, कि अगर कोई गैस बन रही है तो उसका मास नहीं निकलता, उसका निकलता है वॉल्यूम, तो उसके लिए बन जाती है ये वाली इक्वेशन। अब VE जिसको निकालना आता है बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता तो एक बार बता दो कि इक्विवेलेंट वॉल्यूम कैसे निकलता है। मास निकालना तो पता होगा, और वॉल्यूम निकालना नहीं आता तो बता सकते हो, फिर वो सिखाते हैं। तो देखो, अब किसी भी गैस का इक्विवेलेंट वॉल्यूम आप कैसे कैलकुलेट करोगे। लाइक हमें O2 को करना है, तो O2 का इक्विवेलेंट वॉल्यूम कैलकुलेट करने को सबसे पहले आप ये देखो कि उसका मोलर मास कितना होता है 32 ग्राम, और इक्विवेलेंट मास कितना होता है 8 ग्राम। अब हमें पता है कि जो 32 ग्राम है वो 1 मोल के इक्वल है, और किसी भी गैस का एसपीपी पर 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर। कोई भी गैस होता है, ये फिक्स है, 1 मोल इज इक्वल 22.4 लीटर। तो ये तो इसका मोलर का आ गया आपको देखो, या फिर मोलर जो वॉल्यूम है वो आ गया। हमें निकालना है इक्विवेलेंट वॉल्यूम। तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम मतलब इक्विवेलेंट मास का वॉल्यूम। अब 32 ग्राम तो है 1 मोल के इक्वल, या फिर 22.4 लीटर के इक्वल। तो 8 ग्राम कितने के इक्वल हो जाएंगे, अगर 32 22 के इक्वल है तो 8 ग्राम का देख लो आप। ठीक है, कैसे निकालोगे, 22.4 अपॉन 32 मल्टीप्लाई बाई 8, ये हो जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाई 4, 5.6 आंसर हो जाएगा। तो ये 5.6 हो गया आपका इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, इसी तरह से जब हम O2 का निकाल सकते हैं तो किसी भी गैस का आप निकाल सकते हैं। अब हाइड्रोजन का देखते हैं। हाइड्रोजन का मोलर मास है 2 ग्राम, तो 2 ग्राम का सीधा सीधा मतलब है कि ये 22.4 लीटर हो गई, 22.4 लीटर में केवल 2 ग्राम हो गई, और इसका इक्विवेलेंट मास होता है 1 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितनी हो गई भाई, 2 ग्राम में 22.4 है, तो 1 ग्राम में कितने लीटर हो जाएगी, 11.2 लीटर। ओके, तो ये आ गया हाइड्रोजन गैस का इक्विवेलेंट वॉल्यूम। चलिए, इतना तो मैंने बता ही दिया आपको। अब एक और बताता हूँ, उसका आप खुद निकालना। चलिए आप निकालिए, आप N2 गैस का बताइए। N2 गैस का आपको V निकालना है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम, जल्दी से निकालिए। नहीं पता लग रहा है, चलिए बताता हूँ, फिर से देखते हैं। आप ये देखिए, इसका मोलर मास कितना है। मोलर मास इसका होता है 28 ग्राम। अब सीधे सीधे ये रखिए कि 28 ग्राम में तो है कितना,
22.4 लीटर। अब इसका इक्विवेलेंट मास कितना होता है? इसका इक्विवेलेंट मास होता है 28/3। ये 2.1 लीटर कैसे आया? इसका जो इक्विवेलेंट मास आएगा वो ऐसे नहीं आएगा 5.6 लीटर ना, आपको निकालना पड़ेगा कि ये देखो इसका इक्विवेलेंट मास होता है 14/3। इससे आएगा तो 1 ग्राम का तो है 22.4, 14.3 का कितना होगा? 22.4/28 मल्टीप्लाई बाय 14/3। तो ये 2 से कैंसिल हुआ, 11.2/3। तो E इज इक्वल आ जाएगा 11.2/3। इसको पॉइंट निकालो, ठीक है। तो जो इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकलता है वो निकलता है इक्विवेलेंट मास से। डन यहां तक? तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इलेक्ट्रोलाइसिस की क्या क्या एप्लीकेशन है वो देखते हैं। सबसे पहले हम इससे क्या क्या कर सकते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट। हम किसी भी इक्विवेलेंट का किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोमेटलर्जी, धातु को अलग करने में, प्यूरिफिकेशन करने में। मैन्युफैक्चर ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल्स को बनाने में। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स की रिफाइनिंग करने में, शुद्ध करने में, प्योरिफिकेशन। मैन्युफैक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड, अलग अलग टाइप के कंपाउंड बनाने में, जैसा हमने NaS बनाया था, ठीक है, उनको बनाने में। एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? टू फॉर्म ए लेयर ऑफ डिजायर्ड मेटल ओवर अदर मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। जब हम इलेक्ट्रोलाइट का यूज करके एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर बनाते हैं, ठीक है, सच एज गैल्वेनाइजेशन। जैसे इसका एग्जांपल है गैल्वेनाइजेशन। लोहे के ऊपर जिंक की लेयर बनाते हैं, किसकी बनाते हैं? जिंक की लेयर बनाते हैं। तो ये भी किससे बनता है? इलेक्ट्रोलाइसिस से ही बनते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी एप्लीकेशन है किसका? इलेक्ट्रोलाइसिस का। ओके, आपका तो डन, यहाँ तक डन है। क्या के लिए यहाँ तक रखते हैं? ओके, so student, now you can leave the class. Goodbye. सर एक फिर वो समझा दियो केमिकल सेल।